जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा स्पेशल पॉलिटी क्लास चलाई जा रही है और उसमें हमने अभी तक 5 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें जो बेसिक पॉलिटी है, जहां पे आपका संविधान निर्माण हो गया, उसके पहले कैसे संविधान निर्माण का बेसिक तैयार हुआ, क्या विशेषताएं थी इस संविधान में, ये सारी चीजें हमने देख ली है। और हम बस अब आर्टिकल 1 से चालू करने ही वाले हैं। ठीक है, उसके पहले हमको 2-3 चीजें और देखनी है। एक तो हमको ये देखना है कि टोटल कितने इसमें इस संविधान में भाग है ना, उस भाग में किस तरीके से आर्टिकल डिवाइडेड है, उसमें किस तरीके से सब्जेक्ट डिवाइडेड है और कितनी अनुसूचियां है। तो ये चीज हम पहले देख लेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके सीधे प्रश्न उठकर आ जाते हैं। तो ये चीज भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ तो आपने पढ़ लिया, आपको यही नहीं पता कि कौन से भाग में क्या है, फिर क्या मतलब है। तो इसलिए आर्टिकल 1 पढ़ने से पहले आप भाग जान लीजिए, आप अनुसूची जान लीजिए। इससे क्या होगा, आपका फायदा ही होगा, है ना। और ये इससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। और इवन सीजीपीएससी में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि 9वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कि ये अनुसूची तो इससे रिलेटेड है, ये भाग इससे रिलेटेड है। तो यहां से ये प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, है ना। तो आपको एक बेसिक तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या देख लेंगे, प्रियम्बल देख लेंगे, उसके बाद आर्टिकल 1 से सीधा स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 लेक्चर रह गया, 2 लेक्चर के बाद सीधा आर्टिकल 1 पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला पार्ट में क्या है, आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और ये कहां तक जा रहा है आपका, आर्टिकल 1 से 4, 40 नहीं, आर्टिकल 1 से 4। तो देखो, इसको याद कैसे रखना है। भाग 1 है तब तो याद हो जाता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब सबसे जो आसान तरीका होता है, आप रिलेट करके चलो। कैसे रिलेट करोगे, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक जगह होगी, तो उस जगह का क्या नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। अब उस जगह के लिए लोग चाहिए, ठीक है, लोग चाहिए ना। तो आप भाग 2 में आप लोग दोगे, नागरिकता दोगे, सिटीजनशिप दोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जगह मिली, संघ मिला और उसका राज्य क्षेत्र मिला। उसके बाद उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग आ गए। ठीक है, कौन आया, नागरिक आ गए। अब ये नागरिक कहां से कहां तक आ रहे हैं, 5 से 11 तक आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान देते हुए चलना है। पहले का क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन इन टेरिटरी का 1 से 4। ठीक है, उसके बाद फिर सिटीजनशिप यानी नागरिकता का 5 से 11। देखो, सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब जब आपकी नागरिकता आ गई है, अब नागरिक रहेंगे तो उनको क्या चाहिए रहेगा, अधिकार चाहिए रहेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब अधिकार चाहिए तो ये भाग 3 हो जाएगा। अब भाग 4 में अब ये हो गया कि उनको कुछ अधिकार भी मिल गए, है ना। अब सत्ता स्थापित हो गई है, तो सत्ता को किस तरीके से काम करना है, तो किस तरीके से काम करना है ये भी पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी, और इसी में अगर अधिकार आया है तो आपका कर्तव्य भी आएगा, तो मौलिक कर्तव्य। आ रही बात समझ में। सबसे पहले क्या है, आपको एक जगह चाहिए, तो राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके लोग चाहिए, तो लोग आ गए नागरिक के रूप में। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लोग हैं तो उनको अधिकार चाहिए होगा, तो अधिकार आ गया मौलिक अधिकार। अभी डीपीएसपी को थोड़ा स्किप करते हुए चलो, है ना। अब मौलिक अधिकार के पास आपके पास क्या होना चाहिए, कर्तव्य भी होना चाहिए। जिनके पास अधिकार होता है उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, और ये कहां से कहां तक जाता है, 12 से 35 तक जाता है। अगर कोई पूछ ले मौलिक अधिकार का अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक जा रहा है, 12 से 35। पहले वाले का 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे वाले के सिटीजनशिप का 5 से 11, फिर 12 से 35। ठीक है, उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया मौलिक अधिकार मिल गया। अब क्या होगा कि उन पर शासन कैसे करना है, किस प्रकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेट नहीं हो पाता है, बट ये भाग 4 ऐसा है जो आपको याद रहता ही है।
भाग 4 में क्या आता है आपका, डीपीएसपी आता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। अब ये कहां से कहां तक जाता है, 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आज आप यहां से सिर्फ पढ़कर नहीं जाओगे, आप आज यहां से पूरा का पूरा एक एक भाग और एक एक अनुसूची को रट के जाना है आपको। इतने बार मैं बोल दूंगा कि आपके कानों में फिर वो गूंजने लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 से लेकर 51 तक है। सबसे पहला भाग राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4, उसके बाद फिर सिटीजनशिप यानी नागरिकता आपका क्या आ जाएगा 5 से 11, देन फिर फंडामेंटल राइट्स 12 से 36, उसके बाद 12 से 35, उसके बाद फिर आपका डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, उसके बाद 4A में क्या बोला था, मौलिक अधिकार के बाद कर्तव्य आएगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ एक आर्टिकल का है, 51 है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब इन सब चीजों के बाद आपको क्या देखना है, सरकारें कैसी होनी चाहिए। 4 में हमने देख लिया था, 4 में क्या देखा था कि सरकार किस तरीके से काम करनी चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी किस तरीके से। अब देखते हैं वो सरकारें कैसी होती है। अब सरकारें हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होता है राज्य सरकार, दूसरा होता है केंद्र सरकार। तो पहले देखते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट। अब ये यूनियन गवर्नमेंट का जो आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक चलता है, तो ये आपको ऐसे याद नहीं रखना है 52 से 151। ठीक है, ये कहीं पूछने वाला नहीं है, तो ये नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें भी सब पार्ट्स है। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव में क्या आता है आपका, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिख देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आपके एग्जीक्यूटिव हो गए। तो आपका ये पूरी चीज आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव आ गया, उसके बाद फिर आपका विधायिका आ जाएगा, कार्यपालिका के बाद विधायिका, तो पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका इसमें क्या देखोगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की आपकी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिकी शक्ति देखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति देखोगे, और उसके बाद फिर आप मिलिट्री शक्ति भी देखोगे, न्यायिक शक्ति भी देखोगे, विधायी शक्ति भी देखोगे। अब संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब इसके आर्टिकल याद है, इसके आर्टिकल याद करो, 124 से लेकर 147, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 124 से लेकर 147 तक जितने भी आर्टिकल है वो किस पे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्या है, CAG, कंप्यूटेबल CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। ठीक है, महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आर्टिकल क्या है, 148 से 151। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल कौन सा याद करना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज का 51 है, और आपका सुप्रीम कोर्ट का 124 से लेकर 147, और आपका CAG का 148 से लेकर 151। तो आपने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले आपका आया संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके बाद आया उसमें नागरिक रहने आएंगे, नागरिक को क्या चाहिए आपका, नागरिक को चाहिए आपका अधिकार, अधिकार मिलेगा, उसके बाद फिर उसको कर्तव्य निभाना पड़ेगा, 4A, और 4 में क्या, डीपीएसपी, मतलब सरकारें कैसी चलनी चाहिए, सरकारें कैसी चलनी चाहिए, ये पता चल गया। अब ये पता करते हैं सरकारें कैसी होनी चाहिए। तो एक होता है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के अंदर आता है कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका में क्या आ जाएगा आपका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा विधायिका। अब विधायिका में क्या आ जाएगा, संसद। अब उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 124 से 147। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा CAG, CAG क्या है, 148 से 151। ठीक है, याद हो गया, 148 से 151, 124 से लेकर 147। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया। अब देखते हैं राज्य सरकार। अब भाग 6 में आते हैं, भाग 6 में आपको मिल जाएगा राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में अगेन वही सारी चीजें क्या रहेगा, वही कार्यपालिका और राज्य का लेजिस्लेचर, विधायिका, विधानमंडल, उसके बाद फिर राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय और CAG। ठीक है, तो CAG तो यहां पे आपका सेम ही रहना है। ठीक है, CAG का दिक्कत ये, CAG तो आपका सेम रहना, तो यहां पे CAG नहीं आएगा, दरअसल यहां पे आपका आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इस पॉइंट को आपको हटा देना है, ये लास्ट वाले स्लाइड से कॉपी हो गया है। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले राज्य सरकार में क्या आ जाएगा आपका, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा और लेजिस्लेचर आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, सीधा सीधा न्यायालय देखना है, मतलब हाई कोर्ट्स।
है ना, हाई कोर्ट देखना है। अब हाई कोर्ट के बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका क्या आ जाएगा 233 से लेकर 237 तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका 233 से 237 तक, और हाई कोर्ट वाला 214 से लेकर 232 तक, ठीक है। ये भी आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 226 आर्टिकल क्या है मुझे बताना, आर्टिकल 226 क्या है, ठीक है। क्या काम है आर्टिकल 226 का, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिर से एक बार रिवाइज करो, पूरा रटना है ना, बार बार रिवाइज करना है, बार बार। सबसे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र मिल गया, फिर नागरिकता मिलेगी, देन फिर अधिकार मिलेगा, देन फिर कर्तव्य मिलेगा, वो चार हो गया। फिर से चार पे आएंगे, डीपीएसपी सरकारों को कैसे काम करना चाहिए, फिर सरकारें कौन सी होनी चाहिए, केंद्र सरकार, और भाग 6 राज्य सरकार, ठीक है। अब ये डिलीटेड पोर्शन है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड बा, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद फिर अभी तक हम क्या पहुंच चुके, राज्य तक पहुंच चुके। अब हमको क्या पहुंचना है, एक होता है हमारे पास राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, और एक और चीज होती है यूनियन टेरिटरी, यानी संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। तो भाग 8 आपका क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है 239 से लेकर 242, 239 से लेकर 242 आपका क्या है, यूनियन टेरिटरीज का आर्टिकल है। कितना, 239 से लेकर 242, ठीक है। अब देखो अगला क्या आ जाएगा, अब देखो हम कहां से कहां तक चले हैं। केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार के बाद आपके पास दो तरीके की चीज होती है, एक होता है राज्य और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये दूसरा टायर हो गया। अब तीसरे टायर में क्या होता है, पंचायत और और क्या होता है, म्युनिसिपालिटीज, मतलब शहर सरकार, ठीक है, शहर सरकार, ठीक है। अब शहर सरकार के पास बैंकों में भी एक शाखा होती है कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें याद होगी, है ना, एकदम रैंडमली याद नहीं करना है। तो भाग 8 अब हम कहां तक पहुंचे थे, यूनियन टेरिटरीज। अब भाग 8 के नीचे, भाग 8 के नीचे क्या होगा, आपका जो पंचायत है वो हो जाएगा। भाग 9 में क्या आ जाएगा, पंचायत आ जाएगा। और पंचायत आपका कहां से कहां तक आ रहा है, 243 से लेकर 243 ओ तक, है ना। पंचायत कहां से कहां तक आ रहा है, 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, नगर पालिका, म्युनिसिपालिटीज, है ना। म्युनिसिपालिटीज का आपका कहां तक आ जाएगा, 243 पी से लेकर 243 जेड जी, इसको मिटा लो, 243 ओ और 243 जेड जी, है ना। 243 पी से लेकर 243 जेड जी, 243 जेड जी। तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, है ना। जब हम पंचायत और म्युनिसिपालिटीज पे आएंगे तो एक एक आर्टिकल को ऐसे याद करेंगे कि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए। जैसे ये भी रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना, उसको भी बहुत ही रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना, एक श्रृंखला में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, नौखा, है ना, ये 9A है, ये 9B है, क्या आ जाएगा, सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 243 ZH और 243 ZT, है ना, 243 ZH और 243 ZT, ठीक है। अब फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या आया, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब जगह मिल गई। उसके बाद जगह में क्या आ गया, सिटीजन आ गए, ठीक है। दूसरा, तीसरे में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट आ जाएगा, तीसरा हो गया। उसके बाद फिर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। अब 4 क्या है, डीपीएसपी है, सरकारें कैसी चलनी चाहिए, सरकारें कैसी चलनी चाहिए। तो एक होता है केंद्र सरकार, 5वां में, 6ठा में आ जाएगा राज्य सरकार, 7वां में आ जाएगा, 7वां डिलीट हो गया है तो यूनियन टेरिटरीज, और 9वां में आ जाएगा आपका पंचायत। अब 9A में आ जाएगा आपका म्युनिसिपालिटीज, और 9B में आपका आ जाएगा कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अब जो पंचायत है, मतलब जो तीसरी सरकार है, 3 टायर सिस्टम, उसके बाद भी एक चीज होती है, कुछ एरियाज डिवाइडेड होते हैं। वो कौन से एरिया, शेड्यूल एरियाज। तो आपका क्या आ जाएगा, 10वां क्या आ जाएगा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, 244 से लेकर 244 से, ठीक है, 244 से लेकर 244 से आपका क्या आ जाएगा, अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। तो आपका आप आ रहे हो यूनियन से, और फिर उसके बाद सिटीजन ला रहे हो, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ठीक है। वो 4 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, लेकिन याद करने का तरीका वो है ना, डीपीएसपी, देन फिर केंद्र, देन राज्य, फिर यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, कोऑपरेटिव्स, उसके बाद फिर शेड्यूल एरिया,
ठीक है, डन है, याद हो गया, एकदम याद हो गया। अब देखो, केंद्र और राज्य तो हो गया, अब दोनों के बीच में रिश्ता भी तो कायम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। अब इसके आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 245 से लेकर 263। ठीक है, अब जो संबंध है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक विधायी संबंध, एक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध प्रशासनिक संबंध, और तीसरा वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल संबंध। तो पहला क्या है आपका विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब ये विधायी संबंध का आर्टिकल क्या है, 245 से लेकर 255, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से ना मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, अगर आपको नहीं आता फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपको हिंटेड रहेगा कि विधायी का कितने से कितने आर्टिकल तक है ना, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव से कितने कितने आर्टिकल तक है, फाइनेंशियल का कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो आपका 245 से लेकर 255। उसके बाद प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा 256 से लेकर 263। ठीक है, इसके बाद इसमें ही तीसरा रिलेशन आता है, लेकिन वो भाग 11 में ना होकर भाग 12 में है। भाग 12 के से इसी का तीसरा रिलेशन आएगा, फाइनेंस, फाइनेंस रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन यानी वित्तीय संबंध। यह आपका आ जाता है आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक। ठीक है, आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 तक। तो हमने 10 तक तो कर लिया था, शेड्यूल ट्राइबल एरिया देख लिया था। तो 11 में क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में संबंध, राज्य और केंद्र के बीच में संबंध। कैसे संबंध, विधायिका, विधायिका कहां से आ जाएगा 245 से 255, देन फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी फिर प्रशासनिक आपका 256 से लेकर 263। उसके बाद फाइनेंशियल जो कि भाग 12 से आता है, भाग 12 से आता है 268 से लेकर 293। डन। अब अगला देखते हैं। अब देखो, रिश्ता कायम हो गया, तो रिश्ते के बाद आपको क्या चाहिए होता है, दोनों के बीच रिश्ता हो गया तो पैसा चाहिए। ठीक है, रिश्ते के बाद किसी भी रिश्ते में, जैसे मान लो कि एक ऐसी जगह शादी हो रही जहां पे पैसे का बहुत ज्यादा लेन देन है, तो जब रिश्ता फिक्स हो जाएगा उसके बाद डील होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए दहेज में। ठीक है, तो क्या है फिर, वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद। तो आपको क्या याद रखना है, फाइनेंस और प्रॉपर्टी को बस याद रखना है, फाइनेंस और प्रॉपर्टी। सिर्फ फाइनेंस भी याद रखोगे तो काम चल जाना है। ठीक है, सिर्फ फाइनेंस भी याद रखोगे तो काम चल जाना है, क्योंकि वो रिलेट ही करेगा। ठीक है, रिलेट क्या करेगा, दोनों में रिश्ता हुआ, रिश्ते के बाद पैसे की बात हो रही है। ठीक है, पैसे की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना। इसको भी इसी तरीके से समझो, पूरा ही समझ लो। तुम पैसा कितना दोगे मुझे, पैसे के साथ प्रॉपर्टी कितना दोगे। अब ये जो शादी है उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखूं क्या, अगर तुम मुझे पैसा कम दोगे तो, और फिर सूट फॉइल कर दूंगा क्या, है ना। अगर हाँ देखो, ये बहुत अच्छा बन गया। सबसे पहली बात है, शादी हुई, रिश्ता हो गया सेंट्रल स्टेट का, फिर वो बात होगी कि कितना दहेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। अब पैसे के साथ साथ क्या तुम मुझे प्रॉपर्टी दे रहे हो। ठीक है, प्रॉपर्टी दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, मतलब वाद करूंगा, सूट कर दूंगा। ठीक है, तो डन है, ऐसे याद करोगे, कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, अब इसके सब पार्ट्स क्या है, वही वित्त है, फाइनेंस है, ऋण लेना हो गया, संपत्ति, संविदाय, अधिकार, बाध्यता है, वाद। तो सेम चीजें आपके अंदर रिपीट हो जानी है। ठीक है, चौथा क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहले क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका था मौलिक अधिकार, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किस संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया। ठीक है, कब तक ये मौलिक अधिकार था और किस संविधान संशोधन के तहत ये बोल दिया गया कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो अब क्या होगा, ट्रेड होगा, है ना। ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, तो ये क्या है, 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, तो क्या हो गया, आपको सबसे पहले आपने क्या किया, आपने रिश्ता बैठाया, रिश्ते के बाद पैसे की बात हुई, पैसे से आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे, पैसे से ट्रेड करोगे। अब ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, मतलब सेवाएं चाहिए। तो सेवाएं चाहिए तो आपको सेवाओं में किसी को रखना पड़ेगा। तो देखते हैं 14 क्या है हमारा, 13 तक हो गया। 14 क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, तो सर्विस अंडर यूनियन स्टेट।
अब उसमें क्या आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएगा और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके आर्टिकल याद कर लो, 315 से 323, 315 से लेकर 323 किसका है आपका, लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का 315 से लेकर 323। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ विवाद हो जाएगा, है ना। अब सर्विसेज मिली है ना, लोक सेवा आयोग मिला है, तो अधिकारियों के बीच में कुछ विवाद हो गया, जनता और अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका, ट्राइब्यूनल आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा, 14A में आपका अधिकरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 14 तक। अब एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करते हैं, भूलने नहीं देना है यहां पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल क्या है, 1 से 4। ठीक है, अब संघ एवं राज्य क्षेत्र आ गया, तो उसमें क्या रहेंगे, सिटीजन आ जाएंगे, सिटीजन आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, नागरिकता। नागरिकता आपका 5 से 11। अब नागरिक आएंगे तो क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट आ जाएगा, मौलिक अधिकार आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फंडामेंटल राइट। ठीक है, कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। ठीक है, आप देखो यहां पे डीपीएस पे लिखना है, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, फंडा जितना अधिकार होगा उतना ही कर्तव्य भी होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, 4A का फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। ठीक है, उसके बाद फिर 4 आप लिखोगे, क्या लिखोगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका सॉरी 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। अब क्या होगा, सरकार को कैसे काम करना है ये डिसाइड हो गया। अब सरकार किस तरीके से, कौन कौन सी सरकार होगी, तो कौन कौन सी सरकार होगी, 5वां केंद्र की सरकार मतलब संघ। ठीक है, 6ठा आपका आ जाएगा राज्य यानी स्टेट, 7वां आपका क्या है, डिलीटेड है, 31B के जो आर्टिकल्स थे वो उसकी बात कर रहा है, 7वां डिलीटेड है। अब 8वां किसके बारे में बात करेगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब 9वां क्या आ जाएगा आपका, अब क्या हो गया, आप 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट पे डील कर लियो, एक तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। अब तीसरा टायर क्या है आपका, पंचायत। है ना, 9A क्या आ जाएगा आपका, म्युनिसिपालिटीज। ठीक है, 9B क्या आ जाएगा आपका, म्युनिसिपालिटीज के भी नीचे क्या है आपका, उस शहर में, उस कस्बे में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 9B आपका क्या आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, कोऑपरेटिव से मुझे बताओगे कि किस संविधान संशोधन के तहत, है ना, आज बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना है, किस संविधान संशोधन के तहत, जैसे ही जैसे जिस वीडियो के जिस पार्ट में भी आते हो या तो उसको लिख के रख लो या फिर उसी टाइम कमेंट कर लो। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत कोऑपरेटिव वर्ड आपके 9B भाग में जोड़ा गया। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब 10वां क्या आ जाएगा आपका, शेड्यूल एरिया आ जाएगा, शेड्यूल एरिया आ जाएगा। अब 11 में क्या आ जाएगा, सेंटर और स्टेट के बीच का रिश्ता, रिलेशन। 12 में क्या आ जाएगा आपका, फाइनेंस यानी वित्त संबंधी चीजें। ठीक है, 13 में क्या आ जाएगा, फाइनेंस के बाद क्या होता है, ट्रेड होता है ना, बिजनेस होता है। अब 14 में क्या हो जाएगा, बिजनेस हो रहा है तो आपको क्या चाहिए, सेवाएं चाहिए, क्या चाहिए, सेवाएं। अब उस सेवाओं में भी आपको क्या है, 2 प्रकार की, एक सेवाएं है सिर्फ और दूसरा है पीएससी है ना। इसका क्या आर्टिकल था, 315 से लेकर 323। ठीक है, अब सेवा वगैरह दे रहे हैं तो अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया, या फिर अधिकारी और कर्मचारी के बीच में विवाद हो गया, जनता के बीच में विवाद हो गया, तो आप कहां जाओगे, 14A में चले जाओगे, अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल में चले जाओगे। ठीक है, तो याद हो गया यहां तक 14 तक। अब देखते हैं 15। अब देखो क्या हो रहा है कि अब अधिकारियों से तो बन नहीं रही है, तभी तो ट्राइब्यूनल गए, तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम करते हैं इलेक्शन, है ना, जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि चुनते हैं, ताकि अब विवाद ना हो पाए। अभी तक जो विवाद हो रहा था अधिकारियों से, वो विवाद नहीं करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जनता के बीच से चुना हुआ प्रतिनिधि चाहिए। तो कैसे चुनोगे, इलेक्शन के थ्रू। तो आपका 15 में क्या आ जाएगा, निर्वाचन, इलेक्शन।
324 से लेकर 329A, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। 324 से लेकर 329A इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इलेक्शंस हो गए। अब ये 16 वाला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेट नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, है ना। अब चुनाव हो गया तो क्या हो गया, कुछ जो सेक्शंस थे उनको लगा हम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया चुनाव के दौरान, तो उनके लिए क्या कर लिया हम लोगों ने, स्पेशल प्रोविजंस बना दिए, कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान बना दिए, ठीक है, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस तरीके से याद कर लो, कुछ ध्यान नहीं दिया गया इलेक्शन के दौरान तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बना दिया गया, ठीक है। अब ये हो गया पूरा का पूरा पॉलिसी कैसे। अब देखते हैं कि कुछ बोलना तो पड़ेगा, कुछ भाषा में बात तो करनी पड़ेगी। तो आपका 17 क्या आ जाएगा, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसमें भी संघ की भाषा, उसके बाद फिर राज्य की भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा है ना, रीजनल लैंग्वेज। अब ये संघ की भाषा में क्या है, 343 से लेकर 344, है ना, और प्रादेशिक भाषा में 345 से लेकर 347, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है 348 से 349। मतलब राजभाषा में आपका क्या आ जाएगा, केंद्र की भाषा, रीजनल भाषा, है ना, जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनकी भाषा है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, अब इसको कैसे आपात उपबंध को कैसे याद रखोगे, 18 को मान लो 17 में राजभाषा में बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूं, सामने वाला बात कर रहा है किसी और लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी और लैंग्वेज में बिहारी में बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो क्या हो गया, आपातकाल की स्थिति आ गई, है ना। दोनों तो मीठा बात कर रहे हो लेकिन उसे लग रहा है कि तुम गाली दे रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो गाली दे रहा है, ठीक है। तो आपात केस आ गया, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से लेकर 360, ठीक है। 365 भी होता है, 365 होता है ना, क्या किसमें लगता है, प्रेसिडेंट रूल में लगता है, याद है, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो सब कुछ खत्म हो गया, अब हम देख लेते हैं कुछ मिसलीनियस। तो आपका 19 में आ जाता है भाग 19 मिसलीनियस, ठीक है। उसके बाद फिर मिसलीनियस हो गया, उसके बाद आप सोचते हैं कि कुछ अगर संविधान में संशोधन करना है, ये मिसलीनियस तक खत्म हो गया, टॉपिक आप डिसाइड करने को नहीं है तो आप संशोधन ही कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भाग 20, है ना, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, ठीक है। अगला देखो, टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, है ना, अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, है ना, जो अस्थायी है, ये सारी जो प्रोविजंस है ना, अमेंडमेंट करने के बाद कुछ अस्थायी प्रोविजंस आ जाते हैं, तो उसको किसमें डालना है, 369 से लेकर 392 के आर्टिकल में डालना है, 369 से लेकर 392। अब आखिरी क्या है आपका, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी वाला है तो याद कर लो चुपचाप, है ना, आखिरी वाला है तो चुपचाप याद करना है, ठीक है। क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल, ठीक है। तो इस चीज को बस याद कर लो आप, बाकी तो हमने पूरा का पूरा 22 आर्टिकल, 22 भाग कैसे याद कर लिए, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस बार और शॉर्ट में। पहला क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा क्या है, सिटीजनशिप, तीसरा क्या है, फंडामेंटल राइट, चौथा क्या है आपका, डीपीएसपी, ठीक है, फास्ट फास्ट। चौथा ये क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी। पांचवा क्या है आपका, यूनियन की बात हो रही है, केंद्र सरकार की। छठा क्या है आपका, राज्य सरकार की, स्टेट, ठीक है। सातवां क्या है, कट हो चुका है, 31B था इसमें, 31B के बारे में बातें हो रही थी, ठीक है। आठवां क्या है आपका, कट हो गया, उसको याद ही नहीं करना। सातवां क्या है, आठवां क्या है आपका, यूनियन टेरिटरी है। नौवां क्या है आपका, पंचायत है, ठीक है। नौवां क्या है आपका, पंचायत हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इस तरीके से इतना। उसके बाद फिर 10वां क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 10वां नहीं, 9 के बाद क्या है, 9A म्युनिसिपालिटी, 9B कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव, ठीक है। और फिर 10 शेड्यूल एरिया, ठीक है। यहां तक हो गया, 10 तक हमने देख लिया था। अब देखो फिर से 11 देखते हैं। 11 क्या आ जाएगा, रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन। फिर कैसे रिलेशन, पैसे का रिलेशन, फाइनेंस का, पैसे आएगा, फाइनेंस आएगा तो क्या होगा, ट्रेड होगा। 13 में क्या आ जाएगा, ट्रेड। 14 में अब ट्रेड हुआ तो क्या चाहिए, सेवाएं चाहिए, सर्विसेस,
है ना, सर्विसेज मिला तो कुछ विवाद हो गया, विवाद हो गया अधिकारियों के बीच तो ट्राइब्यूनल खोल दिए। अब अधिकारियों के बीच विवाद हो गया तो अब जनता को अधिकारी से त्रस्त आ चुके, तो उनको क्या चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहिए। तो जनप्रतिनिधि कैसे मिलेगा, इलेक्शन से। ठीक है, अब इलेक्शन में कुछ लोग डिससेटिस्फाइड है तो उनके लिए क्या कर दिए, कुछ विशेष उपबंध बना दिए, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास, विशेष उपबंध। ठीक है, अब 17 में क्या हो गया, विशेष उपबंध बना दिए। अब कुछ बातचीत करनी है तो क्या जाएगा, राजभाषा, राजभाषा। 18 में क्या आ जाएगा, राजभाषा आया तो बिहारी और छत्तीसगढ़ी में बात हुई तो दोनों को बात एक दूसरे की समझ नहीं आई तो क्या हो गया, आपातकाल की स्थिति आ गई, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल। ठीक है, उसके बाद फिर आपातकाल आया, अब हो गया आपातकाल हो गया तो अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या बात करेंगे, मिसलीनियस की बात करेंगे, मिसलीनियस। उसके बाद 20 क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंड करना है। उसके बाद जो टेम्पररी प्रोविजंस है ना, टेम्पररी प्रोविजंस है जो बाद में अमेंडमेंट के बाद आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। 22 क्या आ जाएगा आपका, शॉर्ट टाइटल हो जाता है ना, रिपेल करने वाली चीज हो जाती है, हिंदी वाली चीज हो जाती है, हिंदी में जो पार्ट है वो सारी चीजें किस पे आ जाएगी, आपके भाग 22 पे आ जाएगी। तो ये रहा पूरा भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, है ना। हमने इतनी बार बोल दिया है चीजों को कि आपको अब दिमाग में बैठ जाएगा और सारी चीजें कोरिलेट होकर बैठी है। जगह है, फिर जनता आई, जनता को अधिकार चाहिए, अधिकार के बाद फिर उसको कर्तव्य निभाना है। फिर ये सरकार कैसे चलेगी, सरकार कौन सी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव, फिर शेड्यूल एरिया, फिर दोनों के बीच का रिश्ता, फिर फाइनेंस का रिश्ता, देन फिर आपका फाइनेंस का रिश्ता, उसके बाद ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा तो सर्विसेज चाहिए, सेवाएं चाहिए तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा होने के बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन कराने के बाद कहीं पे इलेक्शन नहीं हो पाया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कहीं पे इलेक्शन नहीं हो पाया तो डिससेटिस्फाइड है वो लोग, है ना, तो स्पेशल प्रोविजन दे देंगे। उसके बाद फिर राजभाषा आ जाएगा, राजभाषा के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपातकाल लग जाएगा उसमें, है ना, आपातकाल लगने के बाद कुछ मिसलीनियस देख लेंगे और फिर आपका क्या आ जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा, अमेंडमेंट के बाद कुछ टेम्पररी प्रोविजन है और आखिरी वाला कुछ शॉर्ट टाइटल्स है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपको याद हो जाना है। ठीक है, डन है, ठीक है, हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा भाग खत्म। अब देखते हैं कितना अनुसूची है, 12 की 12 अनुसूची को फिर से रटना है, अच्छे से रटेंगे, है ना, क्योंकि आज के क्लास के बाद आपको भूलना नहीं है ना, ये नोट करके जाओ यहां से। ठीक है, तो सबसे पहला अनुसूची क्या कहता है, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, राज्यों के नाम और कितना उसका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, या नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर्टिकल 1 और 4 संबंध है इससे। ठीक है, वही 1 से 4 वाला 1 और 4 इससे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अनुसूची 1 में राज्यों के नाम और उसके जुडिस्डिक्शन, है ना, कितना है, और यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों पार्ट है, तो दोनों का देखना है कि कितना उसका क्षेत्र है और कितना उसका जुरिस्डिक्शन है। अब अगला देखो, अगला काफी इंटरेस्टिंग है ना, इसमें क्या है, परिलिब्धिया, है ना, बा आ जाएगा, परिलब्धिया पर भत्ते, विशेषाधिकार एवं इससे संबंधित प्रावधान। इसमें जो मेन फोकस आता है वो पूछता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो क्या आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 2। अब उसमें पूछता है कि अनुच्छेद नंबर 2 में किस किस के विशेषाधिकार की बात हो रही है, तो मेनली बात होती है एग्जीक्यूटिव की, है ना, जो पद काफी ज्यादा सेक्रेड है। जैसे कौन कौन से पद है, भारत का सबसे हाईएस्ट पद कौन सा है, राष्ट्रपति का, राज्य का राज्यपाल का, लोकसभा में किसका पद सबसे अधिक है, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। उसी तरह राज्यसभा में किसका पद सबसे अधिक है, सभापति, उपसभापति, सभापति कौन होता है यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अब उसके बाद राज्य विधानसभा में बात किया जाए तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसी तरह विधानमंडल में बात किया जाए, मतलब विधान परिषद में सभापति, उपसभापति। तो यहां तक तो रिपीटिशन ही चल रहा है, रिपीटिशन चल रहा है ना। राष्ट्रपति उसका सिनोनिम्स कौन आ जाएगा, राज्यपाल, है ना, लोकसभा उसका सिनोनिम विधानसभा, राज्यसभा उसका सिनोनिम विधान परिषद। ठीक है, तो यहां तक तो सिमिलर चल रहा है। उसके बाद फिर क्या है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज, और फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, चुपचाप प्रेसिडेंट, गवर्नर,
ठीक है, लोकसभा के दोनों मेंबर, राज्यसभा के दोनों मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके दोनों मेंबर, मतलब दोनों पदेन सदस्य, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। डन। ठीक है, कौन है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति। डन है। उसके बाद फिर सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। अब ये आर्टिकल से कुछ 59, 65, 75, 97, 125, 148, 148 क्या सीएजी है, 158, 164, 186, 221, 221 हाई कोर्ट के जज। ठीक है, 125 सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इस तरीके से आपको चीजों को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ये अनुसूची 2 खत्म हो गया। अब अनुसूची 3 देखते हैं। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है, शपथ की बात की जाए, उसमें क्या किसकी बात हो रही थी? विशेषाधिकार की, ओथ। तो पूछेगा ओथ किसका किसका दिया हुआ है, तो ओथ मेनली दिया हुआ है मंत्री का। ठीक है, किसका देखते हैं? संघ के मंत्री का, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, है ना, द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा का कोई कैंडिडेट होगा, उसका शपथ दिया हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट का, जो जीता हुआ नहीं, जीतने से पहले जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं वहां पे भी आपको शपथ देना पड़ता है। संसद के सदस्य का, अब जीत जाने के बाद जो शपथ होगा वो भी। तो कहां से चालू हो रहा है आपका? जब आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो वो वाला शपथ, अब इलेक्शन में जीत जा रहे हो वो वाला शपथ, उसके बाद मंत्री बन जा रहे हो वो वाला शपथ। ठीक है, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको भी 2 तरीके से तोड़ना है। अब देखो, लोकसभा है एक और एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, अब लोकसभा में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट जब खड़ा हो रहा है तब वो शपथ ले रहा है। ठीक है, कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो शपथ ले रहा है। अब उसके बाद फिर जीत जा रहा है, एमपी बन गया, एमपी बनने के बाद ये मिनिस्टर बन गया। अब यहां पे भी सिमिलर है, कैंडिडेट एमएलए बन गया ये, और ये मिनिस्टर बन गया। ठीक है, अब दोनों के बीच एक चीज आ जाएगी, सीएजी। ठीक है, अब यहां पे केंद्र वाले में क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्य वाले में क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट के जज। तो 8 8 मतलब 4 4 8 और 9। ठीक है, अब इसमें से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि किसके विशेषाधिकार की बात भी हो रही है और ओथ की बात हो रही है। तो किसकी किसकी हो रही है? आपकी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी के बारे में। तो इन तीनों का काम क्या है? रिपीटेशन का है। ओथ भी दिया हुआ है और आपका विशेषाधिकार भी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी किसी का नहीं दिया हुआ है। मंत्री की बात इसमें हो रही है आपके ओथ में, विशेषाधिकार में किसकी बात हो रही थी? प्रेसिडेंट की, लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा सभापति की, इन सब की बात हो रही थी। ठीक है, डन है। अब चौथा देखो, चौथा भी बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में कि राज्यसभा की आवंटित सीटें किस अनुसूची में दी हुई? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना, तो किस अनुसूची में दिया हुआ है? अनुसूची नंबर 4। ठीक है, शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, अनुसूची नंबर 4 की बात है। ठीक है, अब 5वीं अनुसूची भी काफी ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, यानी शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की बारे में अगर बात हो रही है तब आप क्या बात करोगे? अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 है ना, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात हो रही है तो आप अनुसूची नंबर 5। अब अनुसूची नंबर 6 में क्या है? एएमटीएम। क्या है एएमटीएम? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम, इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट्स ऑफ असम, एएम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एएमटीएम। ठीक है, कैसे याद रखना है? एएमटीएम, एएमटीएम, असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। डन है, ठीक है। अब सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में आपका क्या है, जो सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है ना, कि केंद्र के पास इतना सब्जेक्ट है, राज्य के पास इतना सब्जेक्ट है और समावर्ती सूची में इतना है, तो ये इसमें आ जाएगा। ये भी बार बार पूछा जाता है कि कोई सब्जेक्ट का नाम दे देगा और ये पूछ लेता है, यूपीएससी में अक्सर ऐसे पूछते हैं, ठीक है। कोई सब्जेक्ट का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये का किसी भाग में है, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि इस अनुसूची में। तो संघ सूची में मूल रूप से कितने थे, 97 थे। राज्य सूची में मूल रूप से 66 थे और समावर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे। के संदर्भ में राज्य और केंद्र के बीच मध्य शक्ति का विभाजन, डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब इसका आर्टिकल क्या है, 246। आर्टिकल 246 के तहत पूरे के पूरे ये सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अनुसूची 7 हो गया। अब इसके बाद अनुसूची 8 क्या है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या अनुसूची 8, राजभाषा, ठीक है। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, पहले कितनी थी, 14, अब कितनी है, 22, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, अब ये भाषाएं कौन कौन सी है, असमिया, बंगाला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी। ये कितने भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक है। ऐसे मेरे पढ़ने से आपको याद होना नहीं है, तो कैसे करेंगे हम इसको, अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। इसको मैप के माध्यम से याद करना ज्यादा अच्छा है और आसान है, मैप के माध्यम से याद करना, ठीक है। तो मैप के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी भाषाएं लिख लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द जगह बोली जाती है या फिर कहीं नहीं बोली जाती, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक है हिंदी, दूसरा है सिंधी, तीसरा है आपका उर्दू, ठीक है, चौथा है संस्कृत, ठीक है। आप देखो ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीरी कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है कश्मीरी, है ना, कश्मीरी हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पंजाब, पंजाबी। अब ये हिमाचल है तो आपका क्या आ जाएगा, डोगरी आ जाएगा। कितना हो गया, 6ठा और 7वां, ठीक है। आपको ऐसे ही ऊपर से आते जाना है, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, 7 हो गया। उसके बाद राजस्थान वाला कुछ नहीं है, गुजरात में गुजराती, गुजराती, ठीक है, 8वां। रेड पेन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर लुक आएगा। उसके बाद आ जाएगा मराठी, मराठी 9वां नंबर। उसके बाद इधर है गोवा, 10वां, कोंकणी, कोंकणी, है ना। उसके बाद फिर 9वां नहीं 11वां नंबर कन्नड़, कन्नड़। इधर 12वां नंबर मलयालम, ठीक है, मलयालम। 13 नंबर में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13 नंबर में, तमिलनाडु है तो तमिल, ठीक है। 14 नंबर में क्या आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यह आ जाएगा 14 नंबर में आपका तेलुगु। 15वां नंबर में आपका आ जाएगा ओडिया, ओडिया, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब यहाँ पे झारखंड 17 नंबर में आ जाएगा, सॉरी अब यहाँ पे 16 नंबर में आ जाएगा आपका संथाली, झारखंड में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओगे आप बिहार में, बिहार में आपका आ जाएगा मैथिली, ठीक है। बिहार में क्या आ जाएगा, मैथिली आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, पश्चिम बंगाल, बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। अब आप क्या आ जाएगा, आसाम, आसाम से 2 भाषाएं 18 और 19, ठीक है। आसाम से 2 भाषाएं, असमिया और बोडो, ठीक है, असमिया और बोडो। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा 20वां भाषा नेपाली,
ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा मणिपुरी, ये कौन सा नंबर आ जाएगा, 21 नंबर आ जाएगा। नहीं कहीं पे तो गड़बड़ है, 21 नहीं 22 होना चाहिए ना, देखते नंबर। हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत 4 हो गया। 5 आपका हो गया कश्मीरी, 6 पंजाबी, 7 डोगरी, 8 गुजराती, 9 मराठी, 10 कोंकणी, 11 कन्नड़, 12 मलयालम, 13 तमिल, 14 तेलुगु, 15 ओडिया, 16 संथाली, 17 बांग्ला। अब देखो मैथिली भी 16 डाला गया है ना, तो इसको डाल दो 22, क्योंकि 17 के बाद आपका 18 हो गया असमिया, 19 हो गया बोडो, और 20 हो गया नेपाली, और 21 हो गया मणिपुरी, तो 22। तो टोटल 22 भाषाएं। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल पूरा का पूरा 22 भाषा याद कर लेना है। ऊपर से आ जाओगे कश्मीरी, देन फिर पंजाबी, देन फिर डोगरी, है ना, फिर आपका आ जाएगा गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, बांग्ला, संथाली, मैथिली, और फिर नेपाली, बोडो, असमिया, मणिपुरी, खत्म। और फिर कुछ अलग से भाषा संस्कृत, उर्दू, सिंधी और हिंदी। ठीक है, ये हो जाएगा 22 पूरा टोटल। ठीक है, अब इसमें कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जैसे जो सिंधी भाषा था उसको 1967 के, सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसी तरह बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 3 अभी तक संविधान, 14 थे पहले, तो 3 संविधान संशोधन हुए हैं। एक है 21, दूसरा 71 और तीसरा 92। 21 से जुड़ा है सिंधी, है ना, 71 से जुड़ा है मैथिली, सॉरी मैथिली नहीं, मैथिली नीचे आएगा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और इधर आ जाएगा 92 से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। डन है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा भाषा। अब देखते हैं 9वां क्या है अपना अनुसूची। 9वां अनुसूची को एक बार पढ़ता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, कुछ नहीं है ज्यादा कुछ। भू सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम उस टाइम पे 13 थे, अब 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में इसे सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो लिखा तो ऐसे है जैसे समझ में कुछ नहीं आना है। सिंपल सी बात क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, जब क्या हुआ, यह दिखा सरकार को कि अगर आपको मूल अधिकारों में संशोधन करना है, आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो एक ऐसी अनुसूची बनाई गई जिसके अंदर अगर किसी भी चीज को डाल दिया जाता है तो उसको न्यायालय छू नहीं सकता है। ठीक है, उसको न्यायालय छू नहीं सकता है। तो क्या हुआ, 1951 में पहले संविधान संशोधन करके ही बनाया गया आपका 9वीं अनुसूची, जिसमें कुछ ऐसे विषय डाले गए। लेकिन पहले क्या थे, सिर्फ मात्र 13 विषय थे, देखते देखते 282 हो गए। तो अब कोर्ट को समझ में आ गया कि ये तो फिर एक्सेस हो रहा है और हमारे जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीन रहा है। तब आपका 2007 में डिसीजन आता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित जितने भी कानून हैं उसकी अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये 24 अप्रैल 1973 का डेट क्यों रखा गया, क्योंकि यही आइकॉनिक डिसीजन था केशवानंदन भारती वाला। अगर ये डिसीजन नहीं आता तो इस देश की दशो और दिशाएं बहुत अलग होती, बिलीव मी, बहुत अलग का मतलब बहुत अलग होती। सत्ताओं का रुख कुछ और होता है ना, सत्ता जितना अनियंत्रित हो सकती थी उतना अनियंत्रित हो जाती है ना। वो भला हो उस समय पे ऐसा केस आ गया और डिसीजन उस तरीके से हो गया। ठीक है, तो 9 आर्टिकल अनुसूची 9 क्या कहलाती है, सिंपल से बात है कि इसमें अगर इस अनुसूची में कुछ डाल दोगे तो उसको न्यायालय छू नहीं सकता था। पहले जुडिशियल रिव्यू कर सकता था, लेकिन 2007 के बाद से अब वो कर सकता है।
ठीक है, तो मांग उठते रहती है कि रिजर्वेशन जहाँ भी बढ़ाना है, जैसे तमिलनाडु में रिजर्वेशन है वो बढ़ा हुआ है, 9वीं अनुसूची में डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी मांग उठ रही थी कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, लेकिन अब वो बार नहीं है ना, अब तो न्यायालय उसको छू सकता है। अब 10वां क्या है, 10वां बार बार पूछा जाता है, दल बदल कानून, है ना, दल बदल कानून। दल बदल कानून के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की निहरता के बारे में उपबंध, और इस अनुसूची को कौन से संविधान संसद से जोड़ा गया, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इससे कोशिश की गई कि दल बदल ना हो, दल बदल ना हो, लेकिन आज भी क्या देखते हैं हम, दल बदल हो रहा है, सब जगह पे लूप होल है, उस लूप होल का इस्तेमाल करके दल बदल आज भी हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा है, 10वां शेड्यूल है। अब 11वां शेड्यूल में क्या है, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी, इसमें 29 जो विषय हैं इसके बारे में बात हो रही है, तभी 243 जी की बात हो रही है। किसकी स्पेसिफिक 243 जी, पता है 29 विषय जो है इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो 29 विषय है किसमें, पंचायत वाले में, 243 जी में। अब आखिरी जो है आपका 12वां, नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण, जिम्मेदारी, 18 विषय है टोटल इसमें, और इसको जोड़ा गया 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, यानी 243 डब्ल्यू, वो 243 जी था और ये 243 डब्ल्यू। ठीक है, डन है, ये पूरा का पूरा अनुसूची हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था, पहला अनुसूची राज्य एवं उसका जुरिस्डिक्शन, साथ में यूनियन टेरिटरी एंड इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची क्या थी, विशेषाधिकार। किसका विशेषाधिकार, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा आपका गवर्नर, तीसरा लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, चौथा राज्यसभा आपका चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। ठीक है, पांचवा आपका आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। छठा आपका क्या आ जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। सातवां आ जाएगा हाई कोर्ट के जज, आठवां आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज, नौवां आ जाएगा सीएजी। डन। ठीक है, अब तीसरा क्या है अनुसूची, तीसरा अनुसूची है आपका ओथ। ठीक है, ओथ अब मैंने बताया था कैसे लेना है। एक है केंद्र का ओथ, इसमें कैंडिडेट आएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा एमपी, फिर आ जाएगा मिनिस्टर, फिर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट जज, उसके बाद बीच में लिख लो सीएजी, यहां पे फिर से कैंडिडेट, एमएलए, मिनिस्टर और हाई कोर्ट का जज। टोटल हो गया 9। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओथ हो गया। ठीक है, अब चौथा में क्या है, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट का आवंटन, राज्यसभा सीट। पांचवा क्या है आपका, शेड्यूल एरिया, अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, छठा क्या है आपका, छठवां अनुसूची क्या है आपका, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एएमटीएम के लिए विशेष जो स्पेशल प्रोविजंस है आपके ट्राइबल एरिया के लिए। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 इधर देख लेते हैं। अब 7 क्या है आपका, विषय सूची है, विषय सूची है ना, केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समावर्ती सूची। 8वां क्या है आपका, भाषा, भाषा कितने भाषा है, 22 भाषा है। देख लिए कैसे याद करना है। आपका 9वां क्या है आपका, 31 भी लिख लो, या फिर जो प्रोविजंस जो है प्रोविजन दैट कांट बी टच्ड। ठीक है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कट ऑफ डेट क्या आ गई, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 10वां अनुसूची,
10वां अनुसूची दल बदल, दल बदल कानून। अब आपका क्या आ जाएगा, 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची 29 विषय आपके पंचायत के, 243 जी। ठीक है, उसके बाद फिर म्युनिसिपालिटी के आपके 18 विषय, म्युनिसिपल के 243 डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, 12 अनुसूची हो गए और 22 भाग हो गए। इस वीडियो को कोई भी एग्जाम हो रहा है आप एक बार देख लेना, आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा, पूरा का पूरा मेथडोलॉजी से पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको अच्छे से हो जाना है। ठीक है, होप आपको चीजें जो है वो समझ आ रही होगी। ठीक है, और जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी आ रही है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपका शेयर ही हमारे लिए क्या बनता है, मोटिवेशन बनता है, और इसके कारण ही हम और अच्छे क्लासेस आपके लिए लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।